सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और कल के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स को दिसंबर के एंड पे हम कंप्लीट करेंगे फॉर जेई मेंस एंड नीट प्रिपरेशंस। ठीक है, सो हम क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रॉपरली कवर करने वाले हैं टिल दिसंबर। तो लास्ट क्लास जो था दैट वाज वेरी इंट्रोडक्शन और मैंने चीज़ें हल्की हल्की डिस्कस करी थी और मैंने कल आपको एक चीज़ ही सिखाया था इसके अंदर में कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझते हैं, कैसे पहचानते हैं कि इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे, कौन सा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है, कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हम करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन और डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो देखिएगा इस चीज़ पे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या समझते हो। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, बांट देना। ठीक है, क्लासीफाई कर देना। जैसे अगर मान लो कि आप मुझे क्लासीफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप मुझे क्लासीफाई करोगे तो किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला कोई ना कोई बेसिस तो बनाओगे ना। जैसे सबसे पहला हो सकता है जेंडर। आप मुझे जेंडर के बेसिस में मेल कैटेगरी में रखोगे, फीमेल खाली हो गया, मैंने दो कैटेगरीज बन गई कि नहीं, मेल एंड फीमेल। उसी तरीके से आप हाइट एक बेसिस ले सकते हो कि इस हाइट से सर अगर आपका हाइट छोटा हुआ तो आप छोटे हाइट में आओगे, इस हाइट से अगर आपका हाइट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हाइट में, यानी हाइट भी एक क्या कह सकते हैं, बेसिस बन सकता है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिफरेंट बेसिस पे बांटा हुआ है। तो सबसे पहला जो बेसिस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली इज द ग्रुप अटैच्ड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताता है। यानी फंक्शनल ग्रुप के वजह से ही कोई कंपाउंड किस तरीके का रिएक्शन करेगा, किस तरीके रिएक्शन शो करेगा, वो पता लगता है। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम लोग को एक वर्ड आना चाहिए, होमोलोगस सीरीज। इसके अंदर में एक वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा। नाम ही है सीरीज़। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न बनाना। ठीक है, होमोलोगस मतलब क्या हो गया, होमो मीन्स हो गया सेम, लोगस मतलब हो गया कह सकते हैं कि दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। एक जैसा क्या इसमें दिखेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली है यहाँ पे, सिमिलर क्या चीज़ें दिखने वाली हैं, हमें सेम फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। एक सीरीज़ के अंदर में अगर आप देखोगे तो उनके अंदर में सेम फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। जैसे मान लो एक अल्कोहल का सीरीज़ हो सकता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो ध्यान देंगे। होमोलोगस सीरीज़, तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सीरीज़, ऐसा सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स है जिसके अंदर में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक सीरीज़ के अंदर में, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, होमो मीन्स सेम, लोगस मतलब दिखने वाला, तो क्या दिखने वाला, सेम फंक्शनल ग्रुप दिखने वाला। ठीक है, अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे देखो, अगर हम एक होमोलोगस सीरीज उठाते हैं और उसके दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को या फिर लगातार हम कंसेक्यूटिव मेंबर्स को देखते हैं तो वो CH2 यूनिट से डिफर करेगा। मतलब हर कंसेक्यूटिव मेंबर में अगर आप देखोगे तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, इनका जो मास होगा वो 14 यूनिट से डिफर करेगा। 14 यूनिट क्यों, कार्बन का 12 यूनिट और दो हाइड्रोजन का यूनिट हो गया, यानी 14 यूनिट। अगर आप मास ग्राम में कह रहे होगे तो एक मेंबर दूसरे यानी कंसेक्यूटिव मेंबर से 14 ग्राम में डिफर करेगा। अगर आप यूनिट अगर AMU यूज़ करोगे तो एक मेंबर दूसरे यूनिट से जो 14 AMU में डिफर करेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने क्या बोला, इसके अंदर में इनके अंदर में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब एक सीरीज़ के अंदर में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अब सेम फंक्शनल ग्रुप होने के वजह से इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होगा सेम, यानी हम कह सकते हैं इनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। क्यों, अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिफाइन करता है, उसका फंक्शनल ग्रुप। मान लो पूरे ग्रुप के अंदर में एक सीरीज़ के अंदर में फंक्शनल ग्रुप ही सभी का सेम है, तो ऑब्वियस है वो जो रिएक्शन भी शो करेगा सभी सेम पैटर्न का करेगा, इसीलिए इसके अंदर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होता है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। अब ऐसा क्यों है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन दी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे अगर आप कंपाउंडिक सीरीज़ के अंदर देखोगे तो कंपाउंड का मास बढ़ेगा, और अगर मास बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी लाइक चीज़ें हम कह सकते हैं कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मास है, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो चेंज करेंगी। तो ये होमोलोगस सीरीज़ के अंदर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल्स पे अगर बात करता हूँ तो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 10th में, एल्केन जो है उस जिसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। क्यों? इसके अंदर में हम n जो रखते हैं वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स 1 से 2 से 3 से बनाते जाओगे कंपाउंड्स, तो एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड बनने वाला है। जैसे अगर मैं 1 रखता हूँ तो बनेगा CH4, दैट इज़ कॉल्ड मीथेन। नाम के लिए टेंशन नहीं लोगे, वैसे जो बेसिक नाम आपको पता होगा, नहीं तो आपको तो सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर सेक्शन में। 2 रखेंगे n की जगह 2, तो आप देखो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड इथेन। ठीक है, अगर हम C3 यानी 3 रखते हैं तो C3H8 बनता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एक और बनाते हैं C4H10, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। आपने क्लास 10th में तो पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये जो सीरीज़ मैंने बनाया है वो एक एल्केन होमोलोगस सीरीज़ का है, यानी सारे के सारे मेंबर्स क्या है, एल्केन है। अगर आप ये लगातार कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, अब आप कंसेक्यूटिव मेंबर्स में डिफरेंस देखो, हर कंसेक्यूटिव मेंबर्स के अंदर में डिफरेंस देखोगे तो एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, यानी यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, CH2। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे वो भी कितने का है, CH2। यहाँ डिफरेंस देखोगे दैट इज़ ऑल्सो CH2। तो लगातार जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ऑफ CH2 यूनिट। ये वाला बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये बेसिक बात में भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मतलब ये एक सीरीज़ हो गया। उसी तरीके से एल्कीन का बनाओगे तो मिथीन तो बन नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन डज नॉट एग्जिस्ट। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन बनाओगे तो सब में अगर आप देखोगे वहाँ पे भी डिफरेंस CH2 का होगा। एक मैं और एग्जांपल आपके साथ ले लेता हूँ। दूसरा होमोलोगस सीरीज़ है अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CnH2n+2O। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, जिनमें एल्केन का फॉर्मूला होता है और उसमें एक एडिशन ऑक्सीजन आता है। जैसे देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पहला जो अल्कोहल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड CH3OH। देख लो, अगर मैं N1 रखता हूँ तो C1H4O। ठीक है, तो C1 यानी CH4O, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। ठीक है, C2H5 अगर 2 रखते हैं इनकी जगह पे OH, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। ठीक है, 3 रखते हैं C3H8O, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनॉल। उसी तरीके से नीचे में इसका ब्यूटानॉल वगैरह बना सकते हैं। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है ऑफ अल्कोहल्स। सॉरी, C3H7OH इस तरीके से लिखो। ठीक है, फॉर्मूला सही लिखा था लेकिन वही थोड़ा इस तरीके से लिख दिया। तो सभी के अंदर में OH फंक्शनल रूप आ रहा है, अल्कोहल है ये, तो ये अल्कोहल का एक होमोलोगस सीरीज हो गया। तो अब हर कंसेक्यूटिव मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस वैसा ही है, एक कार्बन ज़्यादा हो गया और 2 हाइड्रोजन यानी CH2। तो ये होमोलोगस सीरीज़ के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब मैं जितने भी होमोलोगस सीरीज़ हैं, अच्छा एक बात मैं आपको बताना यहाँ भूल गया, जितने भी होमोलोगस सीरीज़ होते हैं उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये हो जाता है, अल्कोहल का ये है। ठीक है, तो मैं वैसे ही करके जितने होमोलोगस सीरीज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं उन सभी का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ और उनका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो कि आप याद करोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर याद कर लेते हो तो आपको आइसोमरिज्म चैप्टर में भी बहुत ईजी हो जाएगा। सो इसको आप फटाफट कॉपी में नोट करोगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस बेसिक्स के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, अच्छा वीडियो पॉज करो, आप इसको नोट डाउन करो, मैं आपको नया टॉपिक लेकर चलता हूँ। नया टॉपिक नहीं, कुछ पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ के। चलिए ध्यान देंगे। तो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ हो गया। उसी तरीके से एल्कीन एक अलग होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है, एल्कीन और साइक्लोएल्केन।
ठीक है, और या कह लो या फिर एंड कह लेते ज़्यादा बेटर है। एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। आप आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन भी बनाओगे तो भी इसी फॉर्मूले से बनेगा, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन वाला, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, या फिर साइक्लो एल्केन बनाओगे सेम फॉर्मूला ही होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज है एल्काइन, ठीक है, एंड साइक्लो एल्कीन। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने एल्केन बोला तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। एल्कीन और उसके ऊपर वाला साइक्लो एल्केन, खाली साइक्लो लग गया है, उन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। उसी तरीके से एल्काइन और उसके ऊपर वाला एल्कीन यानी साइक्लो एल्कीन, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो ये तो तीन होमोलोगस सीरीज आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड किसको बोलते हैं भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आता है। तो एल्काइल हैलाइड हो गया। अब एल्काइल हैलाइड में अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n+1x। एक्स यहाँ पे कोई हैलोजन हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है अल्कोहल एंड ईथर। दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला इज सेम, दैट इज अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे अल्कोहल के लिए, दैट इज CnH2n+2O। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल एंड ईथर बोथ, आप दोनों के लिए लगा सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है, ये सारा आपको पढ़ाऊंगा, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। बोलो ना, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स और जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स होंगे आपको वीडियो में ही, आपको ऑन स्क्रीन जो चीज़ें मैं बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे आपको नोट्स के फॉर्म में, आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप बस सीखने की कोशिश करो कि अगर कुछ चीज़ आपको लगता है कि सर आप ये नहीं जानते हो, थोड़ा सा वेट करना, मैं खुद ही आपको वीडियोस के बीच बीच में ये बताया करूँगा कि ये आपने नहीं पढ़ा है, ये कब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही आपको बताऊँगा। अभी जस्ट ये है कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन में ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी। जस्ट मैं आपके सामने फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ताकि कल दिन आपको आइसोमेरिज्म या फिर अपकमिंग चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। ठीक है, अल्कोहल ईथर हो गया। फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, उसी मतलब एल्डिहाइड का पूरा होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, यानी कह सकते हैं मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे करके। एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO। ठीक है, एंड लास्ट है एसिड एंड ईस्टर्स। इनके लिए जो ये ईथर है, ध्यान देना, और ये ईस्टर है, इनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-CnH2nO2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एसिड एंड ईस्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सातों के सातों आपको याद होने चाहिए विद देयर जनरल फॉर्मूलाज। ठीक है, फटाफट नोट करते हैं। अब हम जाते हैं दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज दी कार्बन चेन। किस तरीके का कार्बन चेन होगा, फटाफट नोट करेंगे। आप वीडियो पॉज करो और इसको आप लिख लो। चलिए, चलो, जो नेक्स्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब कोई कंपाउंड है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कार्बन चेन के बेसिस पे किस तरीके क्लासिफाई करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको प्रॉपरली एक टेबल बना दूंगा। आपको टेबल के थ्रू ही बहुत ईजिली समझा दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ एक दूसरे कलर का मार्कर यूज़ करने का। आई गेस मैंने उसमें शायद रिफिल नहीं किया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से देखता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे, और इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको प्रॉपरली बनाना है, और साथ साथ मैं एग्जांपल्स भी देता जाऊँगा, उसको सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। एक को हम कहते हैं ओपन चेन, एक कैटेगरी हो गई ओपन चेन का, एक कहते हैं हम लोग क्लोज्ड चेन। अब जो ओपन चेन है, ओपन चेन का मतलब हो गया एलिफैटिक, मतलब इनका दूसरा नाम क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन का मतलब होता है रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, रिंग कंपाउंड्स। एलिफैटिक ओपन चेन का मतलब क्या है? जो टर्मिनल कार्बन्स होंगे वो फ्री होंगे, रिंग फॉर्मेशन यानी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, एक ओपन चेन का स्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3,
अब देखो कोई भी यहाँ पे रिंग नहीं बना, ठीक है, कंप्लीटली जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो फ्री हैं। लेकिन क्लोज चेन के अंदर में जैसे एग्जांपल आप देख लो, CH2 CH2 CH2, ये देखो एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। तो ये एग्जांपल है ओपन चेन का, यानी एलिफैटिक कंपाउंड हो गया, और ये हो गया क्लोज चेन यानी रिंग कंपाउंड हो गया। क्लियर? अब देखो पहले क्लासिफिकेशन ओपन चेन का कर लेते हैं। ओपन चेन को फिर फर्दर बांटा गया है दो पार्ट के अंदर में, दैट इज अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। कार्बन चेन, मैं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मतलब सिर्फ कार्बन और कार्बन से है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेटेड, और ये दोनों एग्जांपल्स हो गए यानी मल्टीपल बॉन्ड्स में अनसैचुरेटेड। अब देखो मैं यहीं पे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बच्चे कहाँ गलती करते हैं। क्वेश्चन आता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? बच्चा सीधा देखता है ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, आपको मतलब है सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड से। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड नॉट अनसैचुरेटेड, तो ध्यान रखना। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल एक और देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी लगता है सर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, कार्बन 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 के बीच में बॉन्ड देखो, दैट इज़ कम्प्लीटली सिंगल, इट मीन्स इट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर बात, इसमें गलती नहीं करोगे आप, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आता है। तो हम बात कर रहे थे ओपन चेन का यानी एलिफैटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन का। सैचुरेटेड के अंदर में अपना जो एग्जांपल आ जाएगा दैट इज एल्केन, आपको मैंने इसका जनरल फॉर्मूला बता दिया है, क्या बताया है, CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड के अंदर में दो एग्जांपल्स आएंगे दैट इज एल्कीन्स, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आएगा एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड्स। आई होप आपको ये जो पोर्शन है वो ओपन चेन वाला समझ में आया होगा। अब आते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स पे। क्लोज चेन जो है वो फिर फर्दर दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे इधर। होमोसाइक्लिक मतलब होमो मीन्स सेम, पूरे रिंग के अंदर में, अब तो रिंग पढ़ना है हमको, पूरे रिंग के अंदर में सेम एलिमेंट होगा, जिन एलिमेंट से मिलकर रिंग बन रहा है वो सारे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट इज अ होमोसाइक्लिक रिंग। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है या फिर कह सकते हैं मोर देन वन एलिमेंट है तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। होमोसाइक्लिक में अगर बात करें सिंपल, आपने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा है, मैं मिटा दूंगा, ध्यान रखना, स्पेस मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो मैं कंपाउंड्स जो बना रहा हूँ उसको मैं मिटाता चलूँगा। या फिर आप देख लो यहाँ पे होमोसाइक्लिक का यही एग्जांपल हो सकता है, ये जो रिंग बन रहा है वो किन से कनेक्ट होकर बना है, कार्बन कार्बन और कार्बन। तो ऐसा रिंग कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट यानी एक टाइप के एटम्स ही अटैच्ड हैं रिंग में, इट्स नॉट कि हाइड्रोजन, रिंग के अंदर में जिनसे रिंग बन रहा है, अगर एक टाइप के एटम्स हैं तो उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक के अंदर में अलग हो जाता है, डिफरेंट। एग्जांपल मैं चलो यहाँ दे ही देता हूँ एक, जैसे ये है CH2 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 एंड CH2। ये देखो अब जो रिंग बना हुआ कंप्लीटली, इस रिंग के अंदर में पांचों जो कॉर्नर्स हैं उस पर कार्बन लगा हुआ है, दैट इज़ अ होमोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एग्जांपल आप देखना चाहोगे तो ये हो सकता है, चलिए यहाँ पे लोन पेयर भी है, चलो ठीक है, ये है एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ये जो रिंग कंपाउंड बना हुआ है इसमें आप देखोगे जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें 4 तो कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, तो दिस इज़ अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। यहीं पे आप देख लो, हेटेरो एटम्स किसको बोलेंगे, ऐसे एटम्स जो कि अदर एलिमेंट से अलग हो जाए रिंग में, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कार्बन, डिफरेंट कार्बन ही हैं, सारे कार्बन है, नाइट्रोजन अलग है सिर्फ, तो इसमें नाइट्रोजन इज
हेट्रोसाइक्लिक सॉरी हेट्रो एटम, इसको मतलब में हमें क्या बोलना है, हेट्रो एटम। चलिए जी, इसको नोट कर लो आप यहीं पे फटाफट बना के, ताकि मैं इसको मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। हेट्रो एटम ध्यान रखना है किसको बोलेंगे, क्लियर। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल भी आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मुझे खुद ही आंसर करना कि इसमें कितने हेट्रो एटम्स हैं। चलिए, इस कंपाउंड के अंदर में कितने हेट्रो एटम्स है ये बताना है, ठीक है। चलिए, आप इसमें टाइम आप अपना पॉज करके आप टाइम लेके सोचो, ठीक है। मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन है, कार्बन के अलावा रिंग में तो 4 कार्बन है, तो 2 हेट्रो एटम्स होने चाहिए। लेकिन ध्यान दो, हेट्रो एटम का डेफिनेशन क्या है, रिंग के अंदर में एक टाइप के एलिमेंट को छोड़ के जो अलग एलिमेंट आ जाता है, अलग एटम आ जाता है, उसको ही हेट्रो एटम कहना है। लाइक दिस, यहाँ पे 4 कार्बन है, मतलब टोटल 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 के 4 कार्बन है, 5वां जो है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हेट्रो एटम हो गया। तो मैं सिर्फ रिंग से मतलब है, तो यहाँ पे हेट्रो एटम सिर्फ यही है, सिर्फ नाइट्रोजन। तो इसका नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स कितना आएगा, 1 नॉट 2, ये ध्यान रखना है, क्लियर। चलो, समझ गए। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक समझ गए। अच्छा, होमोसाइक्लिक के अंदर में फिर 2 चीज़ें हैं, तो फर्दर मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, 2 तरीके से बांटा गया है। इनको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक के अंदर में एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक, ठीक है। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक के अंदर में भी अगर हम बात करेंगे 2 कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, ठीक है। आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ये मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप शायद मैं ठीक है थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि आप वर्चुअल मोड में हो, कोई सामने हो नहीं, तो शक्ल देख के समझ में आता नहीं है, तो इसलिए चीज़ें वो बैठ गई हैं कि ठीक है ज़्यादा निकलता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करो इन सारी चीज़ों को। तो होमोसाइक्लिक के अंदर मैंने बोला एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। मैं बोल रहा था कि एक प्रॉपर्टी होती है, एक फिनोमेना होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। तो मेजर जो चीज़ आप समझो, जिन कंपाउंड के अंदर में रेजोनेंस होगा कंप्लीट रिंग के अंदर में, उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे वो इधर का एरोमेटिक हो चाहे वो उधर का एरोमेटिक हो। और जिनमें रेजोनेंस नहीं होगा दैट इज़ कॉल्ड एलिसाइक्लिक। तो अभी शायद आप रेजोनेंस समझ ना पाओ, लेकिन अभी के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स ही देख लो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लगे, अच्छा ठीक है ये एरोमेटिक के अंदर में आएगा, ये एलिसाइक्लिक आएगा। ध्यान देंगे इधर। एलिसाइक्लिक का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने वही आपने बेंजीन पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं होमोसाइक्लिक, तो सारे कार्बन एटम्स हैं और इसमें कहीं रेजोनेंस नहीं है। लेकिन एरोमेटिक में अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान देना, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक रिंग कैसा हो सकता है, इसी को आप बेंजीन में कन्वर्ट कर दो। तो बेंजीन में रेजोनेंस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड्स हैं यानी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, जहाँ पे पाई बॉन्ड्स यानी मल्टीपल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, वहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो कंप्लीट रिंग के अंदर में रेजोनेंस है, दैट इज़ ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ये होमोसाइक्लिक के अंदर में आया, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ कार्बन रख के बनाया हुआ है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर में एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, या ध्यान देंगे, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी आप नाम पे फोकस ज़्यादा नहीं करोगे, देख के समझो क्या डिफरेंस आ रहा है। एलिसाइक्लिक ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो एटम दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है। एरोमेटिक के अंदर में आप देखो पायरोल इसका एक एग्जांपल है, नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे आप, ठीक है, नहीं तो अभी आप रटना स्टार्ट करोगे इसको। देखो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे सारा रेजोनेंस के अंदर में आता है, आपको अभी फिलहाल नहीं पता है, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक के अंदर में एरोमेटिक कंपाउंड है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, जिसमें हम लोगों ने ओपन चेन क्लोज चेन पढ़ा। तो ध्यान देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 2 तरीके का, ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन, क्लियर। ओपन चेन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर में हम लोगों ने बांट दिया। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसके अंदर में एल्कीन एग्जांपल हो गया सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एंड एल्काइंस हो गया। सिमिलरली इधर पे हम लोगों ने पढ़ा क्लोज चेन के अंदर में होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी रिंग के अंदर में, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है या डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ रिंग। होमोसाइक्लिक के अंदर में अगेन 2 टाइप, एलिसाइक्लिक
ठीक है। इधर पे एरोमेटिक, अगेन हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। सो आई होप आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इजी है, और भी तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, लेकिन मेजर अपने को ये दो चीज़ें पता हैं तो आपको फिर फर्दर क्लासेस में दिक्कत नहीं होने वाली है। फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और ये जो चार्ट मैंने बना रखा है इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मैं फिर नए टॉपिक के साथ जाता हूँ। हम लोग जो नया टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ लास्ट टॉपिक होगा हमारे आज के लेक्चर का, दैट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कल से मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल वाली क्लास यानी अपकमिंग क्लासेस के अंदर में हम नॉमेनक्लेचर के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ध्यान देंगे, आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस डिग्री? कॉलेज गया हुआ? नहीं, डिग्री मीन्स क्या होता है कि एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, दैट इज द डिग्री, ठीक है। मान लो एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो मैक्सिमम हम 4 डिग्री देख सकते हैं कार्बन का। मतलब अगर एक कार्बन है, आपके हिसाब से मैं ऐसे बना रहा हूँ C, ठीक है। अगर ये कार्बन है, चारों साइड कार्बन से ही लगा हुआ है, मतलब इधर चारों साइड इसके कार्बन लगे हुए हैं, तो ये 4 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक। अब ये जो कार्बन है 3 तरफ से कार्बन से लगा है और एक तरफ कोई अदर एटम लगा है, तो फर्दर 3 ही कार्बन से साइड में कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री यानी टर्शरी कार्बन हुआ। अगर सिर्फ 2 तरफ से कार्बन लगा हुआ है और 2 अदर एटम्स लगे हुए हैं, दैट इज़ अ 2 डिग्री कार्बन हुआ। और अगर कोई कार्बन सिर्फ एक साइड ही किसी कार्बन से लगा हुआ है, दैट इज़ अ 1 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक है। तो ध्यान देंगे डिग्री ऑफ कार्बन। अच्छा, क्या डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन में पढ़ना होता है? नहीं, नाइट्रोजन की भी डिग्री होती है, वो हम अमाइन चैप्टर या फिर जब मुझे बेसिक्स लगेगा कि ये जान लो तो फटाफट मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की डिग्री यानी अमाइन की डिग्री अभी जाते नहीं, क्योंकि आपने अमाइन अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री कार्बन या फिर हम प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन मतलब कार्बन अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच है, दैट इज अ 1 डिग्री कार्बन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या फिर जिसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, दैट इज कार्बन अटैच टू 2 कार्बन, मतलब अदर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, दैट इज अ 2 डिग्री कार्बन। क्लियर? 3 डिग्री बात करते हैं। 3 डिग्री कार्बन किसको बोलना है, या फिर टर्शरी कार्बन किसको बोलना है? दैट इज कार्बन अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन एटम्स। क्लियर? एंड लास्ट इज 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन और जिसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन, दैट इज अ कार्बन अटैच्ड विथ ऑल साइड्स विथ कार्बन, यानी चारों के चारों कार्बन एटम से ही कनेक्टेड हो, यानी ये जो कार्बन है उनके चारों जो बॉन्ड्स होंगे वो सिर्फ कार्बन से ही अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये 4 तरीके का कार्बन हो गया, मतलब डिग्री 4 तरीके की हो गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को टर्शरी कार्बन एंड 4 डिग्री को क्वाटरनरी या फिर क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता है उसको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, दैट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन दैट इज 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन दैट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तो होगी, लेकिन हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री नहीं होगी, बिकॉज 4 डिग्री कार्बन मीन्स एक कार्बन जो कि चारों साइड किससे अटैच्ड है? कार्बन से। अब सोच के देखो, एक कार्बन है जो चारों साइड कार्बन से लगा हुआ है, और एक कार्बन मैक्सिमम 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, तो जब वो चारों साइड कार्बन से ही अटैच है तो हाइड्रोजन से कैसे अटैच हो सकता है? मतलब 4 डिग्री कार्बन के ऊपर में कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक लंबा चौड़ा कंपाउंड बनाते हैं। चलो आप मुझे 1 मिनट टाइम दो, फिर हम काउंट करेंगे।
ठीक है। मुझे एक बार देख लेने दो, यहाँ पे आई गेस मैंने 4 डिग्री नहीं बनाया ना, एक 4 डिग्री बना लेते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, इतना लंबा सा कंपाउंड है, इसमें पूछा गया है कि कितने, मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताओ, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताओ, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताओ, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताओ। सिमिलरली 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं ये बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं ये बताना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं वो बताना है। चलो 1 डिग्री कार्बन काउंट करने का तरीका क्या है, ऐसे कार्बन्स को ढूंढना है जो कि सिर्फ फर्दर एक ही कार्बन से कहीं पे कनेक्टेड है। अब अगर ये कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से तो कनेक्टेड है, 3 तो हाइड्रोजन हो गए उसके पास में, ठीक है। इट मीन्स दिस इज ए 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन चारों साइड देखोगे, ये कार्बन का ये भी बॉन्ड कार्बन, ये भी बॉन्ड कार्बन, ये भी बॉन्ड कार्बन, ये भी बॉन्ड कार्बन, यानी ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री है, देखो सिर्फ इसी से कनेक्टेड है, ये कार्बन सिर्फ इससे कनेक्टेड है। ये कार्बन को अगर आप ध्यान दोगे तो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज़ 1 डिग्री कार्बन। यहाँ ध्यान देंगे तो ये इधर कार्बन, नीचे कार्बन, 3, ऊपर तो हाइड्रोजन हो गया ना, यानी 3 कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज़ 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन जो अगर देखोगे दैट इज़ 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखोगे 2 डिग्री कार्बन, क्यों इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन्स हैं। ये वाला कार्बन अगर देखोगे तो 1 2 3 यानी 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन सिर्फ 1 यानी 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, ये कार्बन 1 से कनेक्टेड है। ये वाला 4 डिग्री है, चारों साइड कार्बन है, और ये वाला 1 डिग्री है। फटाफट मैच कर लो जो कि हम लोगों ने लिखा है, क्या उसके अकॉर्डिंग ही मैंने डिग्री दिया है, एकदम करेक्ट है ये। अब 1 डिग्री कार्बन काउंट करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अपने पास में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 8। 2 डिग्री कार्बन काउंट करेंगे 1 2, बस 2 ही हैं अपने पास में 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री देखो, एक ये दिख रहा है अपने को और एक ये दिख रहा है, 3 है ना, सॉरी 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 है ना आई गेस, 1 और 2 हैं सिर्फ। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, बस यही एक बना रखा है एक यहाँ पे और एक ये बना रखा है, यानी 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने निकले, 8 2 10 और 4 14। टोटल कंपाउंड के अंदर में 14 कार्बन होने चाहिए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीट, यानी सारे कार्बन का नंबरिंग हम लोगों ने कर लिया है। 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो मैंने क्या बोला, 1 डिग्री हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन होंगे जो कि 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ देखो 1 डिग्री कार्बन ये है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 1 डिग्री वाले, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 21 और 3 24, यानी टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 24। 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करना है तो 2 डिग्री कार्बन पे ध्यान देंगे, 2 ही है ना 2 डिग्री कार्बन, ध्यान देते हैं 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ठीक है, यानी कितने हो गए, 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन पे फोकस करना है, वो भी 2 है ना, तो 3 डिग्री कार्बन हम लोगों ने कहाँ लिखा है, एक ये रहा, तो एक ये हाइड्रोजन होगा जो कि 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, और एक ये वाला, तो कितने हो गए, 2। यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 24 28 और ये कितने हो गए, 30। सो दिस इज़ 30 हाइड्रोजन एंड दिस इज़ 14 कार्बन। तो इस तरीके से काउंट करने आना चाहिए कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन है, और 4 डिग्री कार्बन है। अब बच्चा देखना, एक चीज़ यहाँ पे गलती होता है, क्या गलती होता है, अब बच्चे कैसे याद करते हैं, सर अगर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं उसमें एक बॉन्ड अगर, अच्छा अरे देखो क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसने अगर एक बॉन्ड कार्बन से बनाया होगा, 1 डिग्री है तो एक बॉन्ड तो कार्बन से बन गया, तो बाकी 3 तो हाइड्रोजन ही होंगे ना सर, तो उस पर 3 ही 1 डिग्री हाइड्रोजन हुआ। तो बच्चा ऐसे रट के जाता है कि अच्छा यही चीज़ होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दिया है, इसीलिए मतलब एल्केन के केस में सीधा 1 डिग्री कार्बन 8 है तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन होगा, 2 है तो 4 हो गया, 2 है 3 डिग्री कार्बन तो यहाँ पे मतलब 2 हो गया, ठीक है। क्यों, 1 डिग्री पे 3 1 डिग्री कार्बन पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री पे 2 होगा और 3 डिग्री पे 1 होगा, तो उस कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड होता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब तिगुना दुगुना ऐसे याद कर रहे हो ना, गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधी मैं ज़्यादा बातों को घुमाऊंगा नहीं, गलती हो सकता है, इसीलिए यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड है कोई कार्बन, उससे ही डिग्री ऑफ कार्बन निकालो, और 1 डिग्री कार्बन पे मैनुअली आप हाइड्रोजन्स को काउंट किया करो।
एक मैं और लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जिस पे आप थोड़ा सा मल्टीपल बॉन्ड्स में देखोगे कैसे गड़बड़ हो जाता है। चलो ध्यान देते हैं, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसमें अपने को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन वही और 4 डिग्री कार्बन बताना है। कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन बताओ, 2 डिग्री कार्बन बताओ, 3 डिग्री कार्बन बताओ एंड 4 डिग्री कार्बन बताओ। सिमिलरली 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। 4 डिग्री तो होता ही नहीं है, ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। चलो 1 डिग्री, ये कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का है, सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ये। अब लगता क्या है सर, इधर जो डबल बॉन्ड है ना, कोई मतलब नहीं है डबल बॉन्ड है तो वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इधर एक इधर एक, यानी कितना हो गया? ये 2 डिग्री का, ये वाला 2 डिग्री का। अच्छा ये बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 बॉन्ड बन गए थे, 4 ऐसा होगा। कितने हो गए भाई? यहाँ ध्यान दो, 4 डिग्री का हो गया ये 1 डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया, ये एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन है, यानी 2 डिग्री का हो गया और ये 1 डिग्री का हो गया। तो 1 डिग्री वाले कितने कार्बन है यहाँ काउंट करते हैं फटाफट, 1 2 3 और 1 4। 2 डिग्री कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 डिग्री वाले तो कोई दिख नहीं रहे, 0। 4 डिग्री वाला है क्या? यस, 1 है। तो टोटल कार्बन्स कितने हुए? 8। काउंट कर लो फटाफट कि क्या 8 कार्बन है इसके अंदर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 1 डिग्री कार्बन पे आ जाओ। अब देखना वो 4 3 12 नहीं आएगा, 12 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। देखो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया और 1 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ? 3 3 3 9 1 10। 4 3 12 नहीं हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पे। मल्टीपल बॉन्ड्स आने से हाइड्रोजन का नंबर वैसा नहीं रह जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही है, इसको ही फोकस करना है ये 4 को। अच्छा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 एंड यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो कितने हो गए? सिर्फ 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता है। तो टोटल 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, अभी काउंट कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो ये कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का। सो क्लास आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं पे होल्ड ऑन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में, यानी फर्स्ट लेक्चर के अंदर में बोला था कि मेरी जो क्लासेस होंगी वो वीक में 3 ही होने वाली हैं, तो और वो भी अल्टरनेट डेज़ हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा संडे जो होता है, मैं जिस इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हूँ, जहाँ पे मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, वहाँ पे क्लासेस जो हैं संडे को भी होती हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा संडे वीक ऑफ नहीं होता है, तो मे बी संडे वीडियो आए ना आए वो डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे आज थर्सडे है, सो मैं वीडियो दिन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आज मेरा हॉलीडे होता है, वीक ऑफ होता है। तो आपका लेक्चर जो है थर्सडे को तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो एक थर्सडे हमारा एक डे होगा लेक्चर के लिए, बाकी और जो 2 डेज़ होंगे वो मैं आपके कमेंट सेक्शन से और आपके रिप्लाई से ही डिसाइड करूँगा कि हमें कब कब लेक्चर अपना रखना है। सो क्लास आई होप आपको जो आज मैंने कंटेंट डिस्कस किया है समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले फटाफट। जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन के अलावा आप मुझे पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। जो बच्चे आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा वहाँ पे भी, ठीक है। सो एक तो आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही बेसिक लेक्चर मतलब भागना नहीं है, बेसिक मतलब आपको बेस बनाना है। बेसिक मतलब इजी नहीं, बेसिक मतलब आप बेस पे पहले काम करो, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम फिर करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल गो फॉर एजुकेशन नीट एंड जेईई को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।